हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो आपको सीबीएसई की तरफ से बेसिक मैथमेटिक बेसिक का सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिला है वो कराने वाली हूँ। आप लोगों को पता ही है कि सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है सीबीएसई ने, और इस पेपर के हमने 2 सेक्शन कर भी लिए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 2 कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अपना सेक्शन सी करने वाले हैं, देन हमारा डी और ई रह जाएगा, उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज कर दिया है सीबीएसई ने, तो ये सैम्पल पेपर आप सभी लोग ज़रूर कर लेना ताकि एक बार इस पैटर्न पे जैसे इस पैटर्न पे क्वेश्चंस है ना वो भी आपको आ जाएं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सेक्शन सी पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। टोटल 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इंटरनल चॉइस मिल सकती है। तो जिस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी उसमें आपकी मर्जी होगी, कोई सा भी एक आप अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम वो दोनों ही क्वेश्चन करेंगे ताकि पेपर में कोई सा भी एक आए तो आप उसे अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेक्शन सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपके पास कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये आपके पास, है ना। तो आपको ये प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करते हैं, इसको उल्टा एज्यूम कर लेते हैं, मतलब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो √5 है ना वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ लेट अस, कहीं भी डाउट हो ना कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रैशनल। ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब जब मैंने √5 को रैशनल एज्यूम किया है तो फिर तो मैं इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स को तो मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं हेंस √5 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म P/Q। ठीक है, या फिर आप इसको A/B की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई सी भी एक फॉर्म ले सकते हो। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, P/Q ले या A/B। तो A/B मैं यहाँ ले लेती हूँ, पर आप P/Q भी ले सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पर इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर वेयर, कि आपने ए और बी माना क्या है। वेयर ए एंड बी, जिसमें हमारे पास क्या है, आर कोप्राइम नंबर्स है। ये आर कोप्राइम, और कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, मतलब उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो फिर मैं √5 को इज इक्वल्स टू में A/B लिख सकती हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो √5 का 5 बन जाएगा, A का A², B का B²। इसको मैंने अब क्या किया है, यहाँ पर B को मैं इधर ले आई, B² को, यहाँ आ गया A²। ठीक है ना, अब B² यहीं छोड़ दिया और 5 को नीचे ले आई। इसका मतलब जो 5 है वो डिवाइड हो रहा है A² से। ठीक है ना, तो वही चीज मैंने लिख दी यहाँ पर, हेंस 5 डिवाइड्स A²। तो जब 5 A² से डिवाइड हो रहा है तो 5 A से भी डिवाइड होगा, क्योंकि जब वो उसके स्क्वायर से हो रहा है तो उस नंबर से तो होगा ही ना। तो यहाँ लिख देते हैं, सो 5 शेल डिवाइड A ऑल्सो, वो A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक और फैक्टर आ चुका है हमारे पास, है ना। 5 एक और आगे ना, एक आ, चलो अब एक B का और निकाल लेते हैं। फिर जो हमने एज्यूम किया था ना कि √5 हमारा रैशनल है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, A/5 जो है उसको मैंने मान लिया C, यहाँ मैंने लेट कर लिया। अब ब्रैकेट में लिख दिया मैंने यहाँ वेयर C इज एन सम, वेयर C इज सम इंटीजर, एन हटा देना। ठीक है, तो अब यहां से मेरे पास A की वैल्यू आ गई 5C। अगेन मैंने क्या किया, इसके अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हो। वैल्यू को कैसे पुट कर सकते हो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू थी ना, तो A की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, यहाँ पर अगर मैं A की वैल्यू देखूँ तो वो है मेरे पास 5C। तो इसी के अंदर रख दी मैंने 5B² इज इक्वल्स टू में 5C। अब मैंने क्या किया यहाँ पर A की वैल्यू तो रख दी, पर यहाँ A² था तो ये स्क्वायर लग जाएगा, तो 5B² इज इक्वल्स टू 25C²। तो B² इज इक्वल्स टू में 5C² आ गया। यहाँ से मैंने C² की वैल्यू निकाली तो B² अपॉन 5।
फिर वही चीज, सेम चीज़, जब 5 जो है वो बी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो फिर 5 शेल डिवाइड बी ऑल्सो, है ना। तो वो यहाँ लिख देते हैं 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो सो 5 शेल डिवाइड्स बी ऑल्सो, ठीक है। तो अगर हम इससे देखें, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, और जो आपने ए वाला निकाला था इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें यहाँ पर, तो बाय 1 and 2 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। पर ए और बी के तो कोई और फैक्टर थे नहीं ना, वो तो को प्राइम नंबर थे, पर यहाँ तो 5 भी उनका फैक्टर आ गया। तो मेरी कॉन्ट्राडिक्शन जो मैंने एज्यूम किया था वो तो गलत हो गया। तो हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो फिर ए और बी तो को प्राइम नंबर रहे ही नहीं, तो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर, है ना। और जब ये को प्राइम नंबर नहीं है तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन, हमारी एजम्पशन गलत है। इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। √5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास √5, √2, √3 ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, तो आपको ऐसे ही एज इट इज लिखना है। सिर्फ 5 की जगह पर 2 आए तो 2 कर देना, 3 आए तो 3 कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले जीरोज निकालने हैं और उसके बाद इनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। कौन से चैप्टर का ये आपके पास, ये आपके पास है चैप्टर नंबर 2 का। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इजिकल टू 0 कर दो। ये 7x वाली टर्म लास्ट में थी, उसे मैंने मिडल में कर दी, पर साइन के साथ लेके गई हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 7x को, माइनस के 7x को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया। इस तरीके से प्लस माइनस करके, तो माइनस का ही 7x है, मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो मैंने एक प्लस का 2x और एक माइनस का 9x ले लिया, क्योंकि 9 2 जा 18 भी होता है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 भी आ जाएगा। इनकी पेयरिंग कर दी मैंने। यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया तो 2x प्लस का 1 बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से अगर मैं यहाँ देखो 3x बाहर ले रही हूँ तो मेरा सेम नहीं बनेगा ब्रैकेट में, तो ऐसा करो फिर यहाँ से 3 कॉमन ना लेके आप कुछ और कॉमन ले लो। तो क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लो, तो 3x प्लस 1, सेम ऐसे अब यहाँ पर भी 3x प्लस 1 बच गया, ठीक है। तो 2x माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 1 इजिकल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी कितनी, 3/2, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/3। तो जीरोज तो चलो आपके यहाँ पर निकल गए, जीरोज आर 3/2 एंड -1/3। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो वो कैसे करते हैं, देखो सम ऑफ जीरोज जो है वो आपके पास होता है -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो आपके पास होता है c/a। देखा जाए अगर इसमें, तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज तो 3/2 प्लस ब्रैकेट में -1/3, अब -b -7/6, तो ये हो जाएगा 3/2 -1/3, यहाँ आ जाएगा 7/6। बेस सेम करूँ, एलसीएम लूँगी, तो यहाँ पर 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 को 6 से करेंगे 2 तो -2 आ रहा है ना, दोनों ही केस में 7/6 तो इक्वल है। तो इसका मतलब जो जीरोज आपने निकाले हैं वो सही निकाले हैं। चलो प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं। तो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 और c की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 6 है, ये कट हो के -1/2 आ गया यहाँ पर, ये इससे कट हो गया, यहाँ भी -1/2 इक्वल है। तो हैंस प्रूव्ड, आपका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। क्लियर है, ये था क्वेश्चन 27। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास। यहाँ आपसे क्या कह रहा है,
इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग. She takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for each day thereafter. Litika paid rupees 22 for the book kept for 6 days, while Anand paid rupees 16 for the book kept for 4 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, वो ना बुक्स को रेंट पे देता है पढ़ने के लिए. तो दो बच्चे हैं यहाँ, एक आनंद और एक लितिका. ठीक है, उस शॉपकीपर ने पता है क्या कर रखा है, अगर आप स्टार्टिंग के 2 दिन लोगे ना तो आपका फिक्स चार्ज लगेगा, लेकिन अगर आप 2 दिन के बाद लेते हैं, बुक्स अपने पास रखते हैं, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे. ठीक है, अब लितिका ने क्या किया, इसने वो बुक 6 दिन रखी, तो 2 दिन का तो इसका फिक्स चार्ज रख जाएगा, बाकी के 4 दिन के इसे एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे. ठीक है, और आनंद ने क्या किया, वो बुक 4 दिन रखी है, तो 2 दिन का तो इसका फिक्स चार्ज लगेगा और 2 दिन के इसको एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे. ठीक है, अब वही फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज आपको बताना है. तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया. लेट x इज इक्वल्स टू फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days. ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे. ठीक है ना. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो लितिका ने 22 रुपये दिए हैं, तो 2 दिन के चार्ज उसके x होंगे और बचे हुए 4 दिन के चार्ज उसके 4y होंगे, क्योंकि 1 दिन का y है तो 4 दिन के ही हो जाएगा, और 22 रुपये टोटल दिए हैं. आनंद ने 2 दिन बुक फिक्स चार्ज पे ली, 2 दिन एडिशनल चार्ज पे लिए, टोटल उसने 16 रुपये दिए हैं. ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई. क्लियर है. अब यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 22 एंड x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 16. साइन चेंज, कट हो गया. यहाँ बचा 2y, यहाँ बचा 4, 22, अच्छा यहाँ बचा 6, सॉरी. तो y आपके पास कितना आ गया, 3. y क्या माना था, एडिशनल चार्ज, निकल गया. हर दिन का 3 रुपये लगेगा. फिक्स चार्ज भी निकालना है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो. मैं इसको इक्वेशन 1 में लिख रही हूँ, पुट इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ पर है, x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 22. तो x कितना है मेरे पास नहीं पता, y मुझे 3 पता है, इज इक्वल्स टू 22. तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 22. तो x की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ गई 10. इट मीन्स फिक्स चार्ज मेरे पास यहाँ पर कितने आ गए, फिक्स चार्जेस हैं 10 रुपये 2 दिन के, और एडिशनल चार्ज मेरे पास कितने आ गए, पर डे के 3 रुपये लगेंगे, ₹3. क्लियर है. ये था क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास. चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो इसके साथ ना चॉइस में एक और क्वेश्चन मुझे दे रखा है. यहाँ आपसे क्या कह रहा है, प्लेस ए एंड प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of 2 car? अगेन चैप्टर नंबर 3 का ही क्वेश्चन है, पहले वाला भी 3 का था, चॉइस में भी उसी चैप्टर का मिला है. यहाँ आपको कह रहे हैं 2 प्लेसेस हैं आपके पास A और B जो 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं. ठीक है, इसका मतलब ये तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है. कह रहा है एक कार है जो A पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार है जो B पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं पर स्पीड अलग अलग है तो वो 5 घंटे के बाद मिलेंगे. लेकिन उनकी अगर डायरेक्शन भी अलग है, डिफरेंट डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो वो 1 घंटे के बाद मिलेंगे. अब मुझे उन दोनों कार की ना आप स्पीड बता दो कितनी है. तो जो चीज़ निकालनी है वो तो लेट ही करना है ना, लेट कर लो फिर. यहाँ लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, 2 कार है ना यहाँ, इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार, फर्स्ट कार A है और सेकेंड कार B है. ठीक है, y किलोमीटर पर आवर. क्लियर. जब कार जो है वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो उनकी स्पीड क्या होगी. तो स्पीड अगर हम रिलेटिव स्पीड देखें तो कैसे निकालेंगे, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारे पास तो यहाँ लिख देते हैं when the cars
ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड उनकी क्या होगी यहाँ पर, वो हो जाएगी मेरे पास x माइनस वाई। ठीक है, डिस्टेंस मेरे को दे ही रखा है 100 किलोमीटर, टाइम भी मुझे दे रखा है 5 आवर्स लगेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो स्पीड है मेरी यहाँ पर x माइनस वाई, डिस्टेंस 100 है, टाइम मेरे पास 5 है। क्लियर है, इसको इससे कट किया 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। अब मान लो वो क्या कर रही है, जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड क्या होगी, व्हेन द कार्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वो हो जाएगी मेरे पास x प्लस वाई। ठीक है, अगेन डिस्टेंस तो मेरा अभी भी 100 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन टाइम यहाँ चेंज हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 100 अपॉन 1, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को ना मैं एक बार ऐड कर लेती हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करूँ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करूँ। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस वाई और x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 100 प्लस का 2 आ जाएगा। y से y कट गया, ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू में 120, x की वैल्यू निकल गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसे किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो मैंने क्या किया, इसे पुट इन इक्वेशन 1 कर दिया। तो इक्वेशन 1 थी मेरे पास यहाँ पर x माइनस वाई था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 20 था, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ही तो बतानी थी आपको दोनों कार की। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार वो मेरे पास आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार वो मेरे पास आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। बस कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, हमारे पास है यहाँ पर, इन द फिगर PQ इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको पता है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का आपके पास ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब हम इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो अगर हम थ्योरम 10.2 इसके अंदर लगाते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो TP है वो TR के बराबर, TQ के बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम पहले यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम थ्योरम 10.2 जो हमारा TP है वो TQ के बराबर होगा, क्योंकि उनकी लेंथ इक्वल होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब अगर मैं देखूँ इस पूरे ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, TPQ में, तो ये दो साइड्स तो इक्वल है, तो फिर मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो इन ट्रायंगल TPQ TP इज इक्वल्स टू TQ, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है। ठीक है, यहाँ लिख दो प्रूव अबव। ठीक है ना, तो सो ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है, और एक और चीज, जो आपके पास ये OT है, फिर क्या होगा, ये हेयर OT जो है ना, ये हमने क्या किया है, यहाँ पर बाइसेक्टर बनाया है। किसका बाइसेक्टर है ये, PTQ का, इस पूरे का बाइसेक्टर है ये। ठीक है ना, तो हेयर OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। सो OT जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे। ठीक है, पर इसका एक रीजन है, वो क्या, एंगल बाइसेक्टर और जो एल्टीट्यूड होते हैं ना हमारे पास, वो हमेशा क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। तो वही चीज हम रीजन में लिख देते हैं। एंगल बाइसेक्टर जो है हमारे पास यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल
आर सेम। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर अगर आपके पास ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया है पी क्यू पर, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा पी आर है वो मेरा आर क्यू के बराबर होगा। तो ये दोनों मेरे 4 सेंटीमीटर निकल गए ना। अब मैं बात करती हूँ अपने इन राइट ट्राइंगल। अब मेरे पास ये राइट ट्राइंगल बन गया है ओ आर पी, इस वाले ट्राइंगल की। तो जब मेरे पास पी आर 4 है और पी ओ 5 है, तो मैं ये आर ओ निकाल सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका मतलब ये कह सकती हूँ मैं यहाँ पर ओ पी का स्क्वायर जो है वो पी आर के स्क्वायर के प्लस आर ओ के स्क्वायर के बराबर है। अब ओ पी आपको पता है 5, तो 5 का स्क्वायर, पी आर आपको पता है 4, तो 4 का स्क्वायर, आर ओ नहीं पता, छोड़ दो। तो ये आ जाएगा 25 इजिकल टू 16 प्लस में आर ओ का स्क्वायर। तो आर ओ का स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9। तो आर ओ आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, यहाँ से अपना आर ओ निकाल लिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करो, अब आप अपना जो ये टी पी है ना इसको एक्स मान लो, क्योंकि आपको फाइनली यही फाइंड करना है, यहाँ पर करना है ना। तो लेट कर लो अब यहाँ पर अपना कि जो लेट आपका टी पी है वो एक्स हो गया। अब अगर आप अपने पी आर टी इस वाले ट्राइंगल में देखो तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट ट्राइंगल पी आर टी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम मैं लगाऊं तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा टी पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। टी पी मैंने एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर, टी आर क्या ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, टी आर कितना है, ये नहीं गिवन है, छोड़ दो इसको। पी आर मुझे 4 मैंने निकाला है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू में यहाँ से टी आर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा करो आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्यों, क्योंकि आपको वही निकालना है क्वेश्चन में। तो ये आ गया, इसको अपनी इक्वेशन 1 लिख लो, अभी आगे हम इसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ आगे देखूँ तो मुझे पता है टीपी जो है वो मेरी टेंजेंट है। जब वो टेंजेंट है तो जो मेरी रेडियस होगी ओपी वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, है ना। तो यहाँ वही चीज़ मैं लिख रही हूँ, सिंस टीपी इज अ टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, तो फिर मेरा ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा टीपी पे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है, इसका मतलब मेरा एंगल ओ पी टी, पूरा एंगल जिस पे मैंने मार्क बना रखा है वो मेरा 90 डिग्री होगा ना। अब मैं बात करती हूँ पूरे बड़े ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, ओ पी टी, देखो ये वाला पूरा ले रही हूँ, ये पूरा एंगल मेरा 90 डिग्री, ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री था। अब पाइथागोरस लगाऊंगी तो टी ओ का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इन दो साइड्स के, टी पी के स्क्वायर के प्लस में पी ओ के स्क्वायर के। टी ओ जो है मेरे को पूरा क्वेश्चन में नहीं दे रखा, छोड़ दो। टी पी आपने एक्स माना है, एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो टी ओ है उसे मैं दो पार्ट्स में लिख सकती हूँ, एक ओ आर और एक जो है आर टी या फिर टी आर। तो वही लिख दिया मैंने, ओ आर प्लस में आर टी का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 25। ठीक है, अब कोई इन्फॉर्मेशन आपको पीछे से मिल जाएगी, आपने देखो यहाँ पर किसी की क्या वैल्यू निकाली थी तो आप वो रख सकते हो यहाँ पर अगर आपने निकाली है। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, इसमें एक चीज़ तो मुझे पता है, ओ आर मैंने अभी पाइथागोरस थ्योरम से 3 निकाला था, है ना। तो 3 प्लस आर टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 25। इसमें मैं अपनी आइडेंटिटी लगा रही हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो 2 इंटू में 3 इंटू में आर टी इजिकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 25। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9 प्लस में आर टी का स्क्वायर प्लस में 6 आर टी इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने पीछे निकाल रखी है टी आर या आर टी का स्क्वायर, बात तो एक ही है, प्लस का 16, तो उसको रख दो। तो यहाँ मैंने रख दी, क्या रखा, उसकी वैल्यू मैंने 16 प्लस का आर टी स्क्वायर प्लस का 25 ऐसी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आपके पास 16 और 25 दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को मैं इधर ले आई, माइनस के हो जाएंगे, माइनस 16 माइनस का ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक आर टी स्क्वायर बचा, माइनस आर टी स्क्वायर और प्लस का 6 आर टी कर दिया है मैंने यहाँ। क्लियर है ना, ये तो आपस में कट हो गए। अब जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, देखो। ठीक है, ये 6 आर टी आपके पास यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि ये दूसरी साइड प्लस का था।
अब जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 32 आएगा और यहाँ माइनस का 6 RT है, माइनस से माइनस कट गया और आपका RT निकल के आ गया है 32 डिवाइडेड बाय 6, जिसको आप 16/3 लिख सकते हो। फिलहाल ये मेरी RT की वैल्यू निकली है, पर मुझे ये इस x की वैल्यू निकालनी है। अब तो आप इसे इक्वेशन में रख दो ना, आपको एक इक्वेशन पता थी ना, वो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन 1 जिसे हमने माना था वो था x² इज इक्वल्स टू में 16 प्लस का RT²। तो 16 प्लस RT² मतलब क्या हो जाएगा, 16/3 का होल स्क्वायर। तो 16 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 और 3 का स्क्वायर 9। इसके नीचे के मैंने यहाँ पर बेस सेम कर लिए, तो 144 प्लस का 256 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 400/9, लेकिन ये x² आया, मुझे x चाहिए, तो x कितना आ जाएगा 20/3। तो TP को माना था ना, तो आ गया TP इजिकल टू x इजिकल टू 20/3 सेंटीमीटर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 29। क्लियर है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने पाइथागोरस थ्योरम ज़्यादा लगाई है और हमारी जो 10.2 और 10.1 वाली थ्योरम थी वो लगाई है। कहीं पर भी दिक्कत हो ना आप कमेंट करके पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रूफ दैट, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपनी, दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे तभी निकलेगा। ये आपके पास, तो मैंने क्या किया, tan थीटा को लिख दिया sin थीटा अपॉन में cos थीटा और इसको लिख दिया cos थीटा अपॉन में sin थीटा, कुछ नहीं है 1 लगा दिया। अगेन cos थीटा अपॉन में sin थीटा cot थीटा को लिखा, अब 1 माइनस sin थीटा cos थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेस सेम करूँ नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर sin थीटा माइनस का cos थीटा और अपॉन में आ जाएगा आपके पास sin थीटा। ऐसे ही यहाँ पर cos थीटा अपॉन में sin थीटा और नीचे के बेस सेम करूँगी तो आ जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा और अपॉन में आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब इनको ऊपर ले जाऊंगी तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, sin थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू में sin थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास sin थीटा माइनस का cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू में क्या आ जाएगा आप पे cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस का sin थीटा, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास sin² थीटा अपॉन में cos थीटा, यहीं रहने दो, यहाँ आ जाएगा sin थीटा माइनस का cos थीटा, ये हो जाएगा cos² थीटा, sin थीटा बाहर ही रहने दो, यहाँ आ जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा। एक चीज़ का ध्यान दो, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो ऐसा करो उसमें से माइनस के साइन को पहले कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आप पे sin² थीटा अपॉन में cos थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास sin थीटा माइनस का cos थीटा, माइनस ये हो जाएगा cos² थीटा अपॉन में यहाँ आ जाएगा आप पे sin थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा sin थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में आएगा cos थीटा इंटू में sin थीटा और ब्रैकेट में आएगा आप पे sin थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है। अब देखो ये तो है ही, cos थीटा है तो sin थीटा से इंटू करोगे ना अब आप, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्यूब बन जाएगा अब, तो sin³ थीटा माइनस का ऐसे यहाँ cos³ थीटा। अब इसमें a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में लगा दो, डिनोमिनेटर को फिलहाल ऐसे ही रहने देना, ठीक है। यहाँ करते हैं हम, तो a³ माइनस b³ क्या होता है आपके पास, वो अगर हम देखें वो होता है a माइनस b मतलब sin थीटा माइनस का cos थीटा, ब्रैकेट में आपके पास होता है a² मतलब sin² थीटा प्लस का b² मतलब cos² थीटा और प्लस का ab मतलब कि sin थीटा और cos थीटा। ये आइडेंटिटी है, ये आपको लिख के आनी है। और नीचे आपके पास क्या था, यहाँ पर cos थीटा इंटू में sin थीटा था, ठीक है। और एक और चीज़ थी, वो क्या थी आपके पास, वो था sin थीटा माइनस का cos थीटा था। क्लियर, ये तो आप कट हो गए। और इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है हमेशा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का sin थीटा cos थीटा और अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा इंटू में sin थीटा। दोनों को अलग अलग लिख लो, तो 1 अपॉन में cos थीटा sin थीटा एक जगह लिख लिया प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा एक जगह लिख लिया। ये कट हो के तो 1 ही बन गया,
ठीक है। और यहाँ पर अब ये 1 में कॉस थीटा इंटू में 1 में साइन थीटा, इसको भी मैंने अलग कर दिया। तो 1 में कॉस थीटा सेक थीटा, 1 में साइन थीटा कॉसेक थीटा, अब प्लस का 1। राइट हैंड साइड देखूँ सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, हो गया, प्रूव हो गया ना, ये राइट हैंड साइड थी ना, तो इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। ये था टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। हमने टिग्नोमेट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं, वहाँ से और क्वेश्चंस भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ शायद चॉइस में एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन टिग्नोमेट्री का ही है। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है इसमें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं अपने यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो मुझे दे रखा है यहाँ पर साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। देखो जब भी ऐसे रूट में हो ना, सबसे पहले ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा दिया करो। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और यहाँ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में √3 का स्क्वायर। इसमें तो आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहाँ आ जाएगा 3। अब इन दोनों की जगह तो मैं 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इस 1 को उधर ले जाऊंगी तो 2 बन जाएगा, 3 में से 1 माइनस होके इस 2 को इस 2 से काट दिया। इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई। पर मुझे ये नहीं प्रूव करना, मुझे तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की प्रूव करनी है। तो अब अगर मैं अपनी राइट हैंड साइड यहाँ पर लूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 है। यही दे रखा है ना, आपको ये प्रूव करना है ना। सॉरी, राइट हैंड साइड नहीं, ये तो हमने एक साइड ले ली है ऑलरेडी, पहले हमने ये लिया जो हमें दे रखा था। ठीक है, अब अगर मैं इसमें अपने लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो अगर मैं इसको खोलूंगी तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर मैं यहाँ बेस सेम करती हूँ तो कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो गया, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन ये तो 1 होता है, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा बचा। इसकी वैल्यू अभी मैंने 1 ही तो निकाली है, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। यही मेरा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन आसान था, बस दिमाग लगाना था कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? कहीं दिक्कत तो नहीं है? कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए, शायद इसका लास्ट है हमारे पास 31। देन नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, 2 dice आर थ्रोन एट द सेम टाइम, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 numbers अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। आपसे कह रहे हैं 2 डाइस आपने एक साथ थ्रो किए, प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम ऑफ द 2 नंबर, जो 2 नंबर आ रहे हैं ना उन डाइस के ऊपर, उनका जो समय या तो वो 8 है या 13 वाला बताना है, A B बताना है, या लेस देन 12 और इक्वल टू 12 है। सबसे पहली बात, जब भी आप 2 डाइस को थ्रो करते हो ना तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं। 1 1 होता है, जैसे 1 2 होता है आपके पास, 1 3 होता है आपके पास, 1 4 होता है आपके पास, 1 5 होता है, 1 6 होता है। ऐसे आपके पास 2 1 होता है, 2 2 होता है, 2 3 होता है, 2 4 होता है, 2 5 होता है और 2 6 होता है। उसी तरीके से आप पे 3 1 होता है। ये लाइन ऐसे चलती रहेगी, 3 2 3 3 3 4 हो गया, जैसे यहाँ पर 3 5 हो गया और 3 6 हो गया। देन 4 की लाइन होगी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 की लाइन आएगी, ठीक है। ऐसे आप पे 6 की लाइन आएगी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब आपसे कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में जो आपके पास सम है वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालिए, सम 8 की। तो टोटल आउटकम तो 36 है। फेवरेबल आउटकम देखो 8 कब कब आ सकता है, अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ तो एक तो मेरे पास ये आ रहा है 4 + 4 8 हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो 5 + 3 हो गया, 6 + 2 हो गया, 3 + 5 हो गया और 2 + 6 हो गया। तो 1 2 3 4 5, फेवरेबल आउटकम 5 है, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो सम है वो 13 आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम निकालते हैं, टोटल तो 36 ही रहेगा ना, वो तो 0
वो और कुछ नहीं होगा। अब देखो लास्ट का टोटल ही मेरा 12 है, 13 तो किसी भी केस में नहीं बनेगा, तो ये फेवरेबल आउटकम 0 है। ऐसे कोई भी 2 नंबर नहीं है यहाँ जिनका सम 13 हो, तो 0 आएगा इसका आंसर। थर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए, तो लास्ट आउटकम ही मेरा 6 और 6 जो है वो 12 आ रहा है उसका सम, और उससे लेस देन तो फिर ये सारे ही आउटकम्स हो जाएंगे, और इक्वल टू में ये आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूं लेस देन और इक्वल टू 12 में, तो ये फेवरेबल भी 36 है और टोटल भी, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी मेरी। क्लियर। ये था पूरा सेक्शन आपके पास सी जो कंप्लीट हो गया। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।